और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुभ खबर के साथ आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की शुभ तिथि घोषित करने की तैयारियां अंतिम चरण में है। परंपरा के मुताबिक 23 जनवरी को बसंत पंचमी के पावन पर्व पर टिहरी राज दरबार में राजपुरोहितों की गणना के आधार पर कपाट खुलने के मुहूर्त की घोषणा की जाएगी। इस घोषणा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी देखिए, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का धार्मिक अनुष्ठान आज पांडुकेश्वर गांव से शुरू हो गया। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाया जा रहा है। इसकी भव्य तस्वीरें सामने आई हैं, दिखाते हैं। पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की पौराणिक परंपरा की आज से शुरुआत हो गई। मंगलवार को गाड़ू घड़ा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से योग बद्री पांडुकेश्वर पहुंचा। वहां आज सुबह विशेष पूजा अर्चना, उद्धव और कुबेर जी की भेंट और भोग के बाद विशेष घड़ा दोबारा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर लाया गया। यहाँ फिर विशेष पूजा के बाद विशेष घड़ा डिम्बर गांव होते हुए टिहरी राज दरबार नरेंद्र नगर के लिए रवाना हो गया। बद्रीनाथ धाम की जो कपाट खोलने की प्रक्रिया है वो अब धीरे धीरे शुरू हो गई है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से, योग बद्री मंदिर से अब जो गाड़ू घड़ी है, जो बद्री विशाल के 6 महीने तक उपयोग में आने वाला तेल है, तिलों का तेल जिसमें होता है, वो नरसिंह मंदिर से अब नरेंद्र नगर टिहरी दरबार के लिए रवाना हो चुका है। जो पहली यात्रा की जो शुरुआत होती है वो गाड़ू घड़ी के साथ ही शुरू होती है। परंपरा के मुताबिक मुख्य पुजारी के साथ डिमरी समुदाय के ब्राह्मण इस विशेष घड़े को राज दरबार तक ले जाते हैं। वहां से तिल का तेल निकलवाने के बाद घड़ा कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ मंदिर पहुंचता है। आज डिमरी समुदाय के सहायक पुजारी पांडुकेश्वर जोशीमठ होते हुए नरेंद्र नगर के लिए रवाना हो गए। इस तरह बद्रीनाथ यात्रा 2026 की परंपरा की विधिवत शुरुआत हो गई। जो ये 23 तारीख को बसंत पंचमी आ रही है, यहाँ पे भगवान बद्री विशाल का शुरुआत हो जाती है, खुलने की डेट होती है 23 तारीख को बसंत पंचमी के दिन। उसी के उपलक्ष्य में हमारे जो डिम्बर गांव है कर्णप्रयाग में, वहाँ पर से हम लोग चलते हैं और हम लोग प्रस्थान होते हैं। हमारी पंचायत द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नरसिंह मंदिर में आते हैं। नरसिंह मंदिर में ये मंदिर अधिकारियों के द्वारा हमें कलश मिलता है, तेल कलश मिलता है, चांदी का घड़ा मिलता है। इस योग ध्यान मंदिर में जाते हैं। उसके बाद हम पांडुकेश्वर और उसको लेके हम वहाँ पे कुबेर भगवान और योग ध्यान मंदिर की पूजा होती है। वहाँ पे कलश पूजा होती है और सभी डिमरी और सभी मंदिर और सभी के द्वारा पांडुकेश्वर वासियों द्वारा वहाँ पे पूजा की जाती है। विशेष घड़ा 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर टिहरी राज दरबार नरेंद्र नगर पहुंचेगा। वहां टिहरी नरेश, महारानी, बद्री केदार मंदिर समिति के अधिकारी, बद्रीनाथ के धर्माधिकारी, वेद पाठी और अन्य पंडितों की मौजूदगी में कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा। साथ ही बद्री विशाल के श्रृंगार के लिए उपयोग होने वाले तिल के तेल निकालने का दिन भी तय किया जाएगा। परंपरा के मुताबिक टिहरी राज दरबार में गढ़वाल की महारानी 30 सुहागिन महिलाओं के साथ शुभ मुहूर्त पर तिल का तेल निकालती हैं। जब जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से भगवान की पालकी बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करती है, तब यह विशेष घड़ा भी योग बद्री पांडुकेश्वर होते हुए बद्रीनाथ पहुंचता है। पूरे यात्रा काल में बद्री विशाल के श्रृंगार में इस तेल का उपयोग होता है। रानी के द्वारा 30 कन्याओं के द्वारा ये तिल का तेल निकाला जाता है। उसका डेट बाद में फिक्स होता है बसंत पंचमी के बाद। और हम लोगों को सूचित किया जाता है कि फलाने दिन तेल निकल रहा है। उस तेल कलश को लेके फिर वहाँ पूजा होती है। उसके बाद फिर हम यहाँ डिम्बर में आते हैं और अपने गांव में मूल लक्ष्मी नारायण का मंदिर होता है, वहाँ पर ये रखा जाता है। और जिस दिन यहाँ पे पालकी यहाँ से नरसिंह मंदिर से जाती है, उस डेट में हम वहाँ से यहाँ आ जाते हैं और उस तेल कलश को लेके हम यहाँ से पांडुकेश्वर योगदान मंदिर होते हुए बद्रीनाथ पहुँचते हैं। एक दिन पांडुकेश्वर भी रुकते हैं, वहाँ पे भी भोग लगता है। उसके बाद बद्रीनाथ पहुँचने के बाद शुरू दिन से ही यही तेल प्रतिदिन 6 माह ये तेल जो है भगवान बद्री विशाल पर मुख्य पुजारी रावल द्वारा लगाया जाता है। यही तेल भगवान पे लगता है स्नान के बाद।
और हम सहायक पुजारी इसमें सहायता करते हैं। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से शंखनाद और उत्साह के बीच घड़ा टिहरी राज दरबार के लिए रवाना हो चुका है। 23 जनवरी को मुहूर्त तय होते ही बद्री विशाल की यात्रा की तिथि घोषित हो जाएगी। इसे लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। मंदिर समिति और प्रशासन पहले से ही यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चारों धामों में से केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। महादेव के इस धाम से भी जुड़ी गुड न्यूज है। महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ धाम के कपाट के खुलने की तिथि का ऐलान हो जाएगा। केदारनाथ धाम तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन अभी से एक्टिव हो चुका है। यात्रा को सफल, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए रुद्रप्रयाग में बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। चार धाम यात्रा के दौरान मंदिरों की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए धाम के भीतर मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाई गई। जहाँ आकाश धरती को छूता है, जहाँ हिमालय मौन तपस्या करता है, जहाँ हर सांस में ओम नमः शिवाय गूंजता है, वहीं विराजते हैं देवों के देव महादेव केदारनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचा और 5 केदारों में प्रथम केदारनाथ धाम ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की अटूट आस्था और महादेव के साक्षात होने का प्रमाण है। इस साल बाबा केदार के दर्शन के लिए आतुर भक्तों के लिए खुशी की बड़ी खबर आई है। आने वाली महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो जाएगा। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी के मुताबिक अप्रैल महीने में केदारनाथ धाम की तीर्थ यात्रा शुरू हो सकती है। केदारनाथ जी यात्रा 2026 एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट भी होता है हमारे जनपद रुद्रप्रयाग के लिए, और यह हम सब अधिकारियों का सौभाग्य भी है कि यात्रा संचालन में हम लोगों को अपनी भागीदारी देने का मौका मिलता है। तो जहाँ तक यात्रियों की बात है, तो पिछले वर्ष की अगर हम तुलना करें तो करीब 17 लाख यात्री यहाँ पे आए थे और सभी दर्शनार्थियों को बहुत अच्छे से हम लोग यात्रा कराने में सक्षम हुए थे। इस बार भी यात्रा संभावित मुझे लगता है 19-20 अप्रैल के आसपास केदारनाथ जी यात्रा 2026 चालू हो जाएगी। चारधाम यात्रा 2026 के शुभारंभ में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में रुद्रप्रयाग प्रशासन ने यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुरुआती चरणों में यात्रा से जुड़े सभी विभागों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। विशेष रूप से मई और जून के महीने में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसे देखते हुए पैदल यात्रा मार्ग पर सुविधाएं, धाम में दर्शन व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अन्य इंतजामों पर काम शुरू कर दिया गया है। केदारनाथ धाम तीर्थ यात्रा के लिए पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार कई नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। बैठक में जन प्रतिनिधियों के दिए गए सुझावों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सड़क और पैदल मार्गों की स्थिति, पार्किंग व्यवस्था, डंडी कंडी और घोड़ा खच्चर संचालन, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता, आवास, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और संचार व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। इस बार की यात्रा में देखिए बेटर मैनेज हम करने की कोशिश करेंगे। कुछ जगह पे पार्किंग हम लोग एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहे हैं। आदरणीय आयुक्त महोदय ने भी पिछले शनिवार को जैसे मीटिंग ली थी और उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं कि कई बार शौचालय की बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो शौचालय में बेटर व्यवस्था की जाए। 24/7 वहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि एक आदमी हमेशा डिप्लॉयड रहे, ताकि किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत वहाँ पे सफाई हो सके। हर जगह पे घोड़े खच्चरों के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कई बार ये इशू आता है कि ठंड के टाइम पे जब घोड़े ठंडा पानी पीते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है और खासा तकलीफ भी आती है। तो घोड़ों के लिए भी गर्म पानी की व्यवस्था हम लोग ट्रैक रूट पे करने जा रहे हैं। केदारनाथ धाम समुद्र तल से करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर हिमालय की गोद में बसा ये एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, जो अपनी दिव्य शांति और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। पिछले साल 2025 में करीब 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महादेव के इस धाम पर दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस साल भी भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में धाम और आसपास के इलाकों में साफ सफाई और स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए प्रशासन विशेष तैयारियां कर रहा है। इसके लिए इस साल प्रशासन प्लास्टिक और वेस्ट मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इस बार बेटर प्लास्टिक मैनेजमेंट पे हम फोकस करेंगे
क्योंकि केदारनाथ जी जो है वो वाइल्ड लाइफ सैंचुरी वाला एरिया है और इको सेंसिटिव जोन भी है, तो हम लोग यात्रियों को हमेशा मोटिवेट करते हैं और एनकरेज करते हैं कि वेस्ट डिस्पोजल जो है वो बहुत तरीके से करें। लेकिन फिर भी कई यात्री बड़ा इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, जिससे जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है केदारनाथ जी के आसपास का उसको भी अफेक्ट पड़ता है। तो इस बार हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने वाले हैं कि किस तरह से हम प्लास्टिक मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दे सकें। उसके लिए एक बहुत बृहद कार्य योजना भी हमने बनाई है और एक डिपॉजिट रिफंड स्कीम को भी हम पिछली बार भी हमने यूज़ किया था, इस बार और बढ़ावा देंगे ताकि जो भी प्लास्टिक है यात्री एक पर्टिकुलर जगह पे वो डिपॉजिट कर सकें और किसी तरह से उस जो प्लास्टिक को डिपॉजिट करने के बाद उनको पैसा मिलता है वो यात्रियों को दें, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल जगह पे ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से रिस्पॉन्सिबल एरिया को ही वहाँ पे ही अपना कचरा फेंकें और कहीं पे भी इधर उधर कचरा ना फेंकें। तो हम धर्म ग्रंथों के मुताबिक महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए महादेव को खोज रहे थे, तब शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और इसी भूमि में अंतर्ध्यान हो गए। उनका कुबड़ यहाँ शिला के रूप में प्रकट हुआ, जिसे केदारनाथ के गर्भगृह में पूजा जाता है। ये वो स्थान है जहाँ भक्ति, शक्ति और शांति का मिलन होता है। केदारनाथ केवल दर्शन की जगह नहीं, बल्कि खुद को शिव में लीन करने का अनुभव है। यहाँ की हवाओं में शिव का वास है, यहाँ के कण कण में ओम नमः शिवाय की गूंज है। जल्द ही बाबा केदार का धाम भक्तों से गुलजार नजर आएगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात आस्था भक्ति के संगम की हो रही है तो मोक्षदायिनी मां गंगा के तट पर कैसे आस्था के रंग बिखरे हैं आपको दिखाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले की रौनक हर दिन श्रद्धा का नया रंग दिखा रही है। और देखिए यही रंग आपको दिखाते हैं संगम की रेती पर कल्पवास, साधु संतों का सानिध्य और हर हर गंगे का जाप, सब मिलकर दिव्यता का अद्भुत दृश्य रच रहे हैं। मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी के पावन स्नान को लेकर तैयारियां भी तेज है, दिखाते हैं आपको। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले की रौनक सिर्फ पवित्र स्नान के दिन ही नहीं, बल्कि हर रोज है। सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला नहीं रुकता। मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान पर आस्था का जो सैलाब उमड़ा, उसने कीर्तिमान रच दिया। एक दिन में करीब 5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और माना जा रहा है कि अगले पवित्र स्नान यानी कि बसंत पंचमी के दिन भी श्रद्धा का नया इतिहास लिखा जाएगा। इसीलिए संगम पर एक ओर श्रद्धालुओं का जमघट है तो दूसरी ओर प्रशासन अभी से ही अपनी तैयारियों में जुटा है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में 3 महत्वपूर्ण स्नान हो चुके हैं। अब स्नान होना है बसंत पंचमी का। इस स्नान पर 55 से 60 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले मौनी अमावस्या के स्नान की बात करें तो लगभग 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आकर आस्था की डुबकी लगाई थी। संगम में श्रद्धालुओं का तांता अभी भी लगा हुआ है। लोग लगातार यहाँ स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। 3.5 किलोमीटर के लगभग ये जो अस्थायी घाट है वो बनाया गया है। प्रशासन और पुलिस यहाँ पर लगातार यहाँ निगरानी कर रही है और पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरे की नजर से देखा जा रहा है। मान्यता यह है कि माघ के महीने में देवी देवता भी संगम तट पर अदृश्य रूप से वास करते हैं। इस लिहाज से माघ मास की पंचमी तिथि यानी बसंत पंचमी और भी विशेष हो जाती है। बसंत का महापर्व संगम की रेती पर कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं के लिए आत्मिक शुद्धि के जागरण का पर्व है। संगम तट पर जब लाखों श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण कर डुबकी लगाएंगे तो पूरा मेला क्षेत्र स्वर्ण आभा से सराबोर नजर आएगा। मौनी अमावस्या के बाद अब 23 जनवरी को मेले का सबसे बड़ा आकर्षण देखने को मिलेगा। सुबह से शाम तक पवित्र स्नान के लिए शुभ समय है, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि आंकड़ा 2 करोड़ तक जा सकता है। बसंत पंचमी का पर्व विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस बार बसंत पंचमी इसलिए भी विशेष है क्योंकि वैष्णव अखाड़े इस बार भव्य अमृत स्नान का आयोजन कर रहे हैं, जिससे माघ मेले की रौनक और भी बढ़ने वाली है।
बसंत पंचमी के बाद अगला स्नान 1 फरवरी यानी कि माघी पूर्णिमा को होगा, जो कल्पवासियों के लिए अहम होगा। माघी पूर्णिमा स्नान के बाद कल्पवासी संगम से विदा लेंगे और आखिर में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर स्नान के बाद मेले का समापन हो जाएगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और संगम की पवित्र रेती पर माघ मेले में भक्ति के अलग अलग अनूठे रंग नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक रंग है भंडारे का। यहाँ पर साधु संतों के शिविर में भगवान की पूजा और भोग लगाने के बाद तैयार होने वाला भोजन प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे आम हो या फिर खास, साधु हो या फिर संत, हर कोई पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ ग्रहण करता है। संगम नगरी घूमने आने वाले लोग आजकल यहाँ की खूबसूरती का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में इन दिनों साइबेरियन परिंदों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसे निहार कर लोग इस भक्ति में माहौल में पूरा आनंद उठा रहे हैं। संगम नगरी का ये नजारा आस्था और भक्ति से भरा है। माघ मेले में त्रिवेणी में स्नान करके श्रद्धा का जो संचार होता है, उससे माहौल और भी भक्तिमय हो जाता है। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ के बाद यहाँ सभी श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की भी समुचित व्यवस्था है। साधु संतों के शिविरों में भगवान की पूजा और भोग लगाने के बाद तैयार होने वाला भोजन प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। चावल, दाल, बूंदी, रायता, नाश्ते से लेकर खाना तक सब कुछ बिल्कुल मुफ्त। हर कोई भंडारे के इस प्रसाद को पाकर धन्य हो उठता है। इन भंडारों में रोजाना 5 से 10 हजार श्रद्धालु भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे जहाँ जगह मिलती है वहीं जमीन पर बैठकर प्रसाद ग्रहण कर लेता है। माघ मास की ये भक्ति रस श्रद्धा को चरम पर ले जाती है और संगम की रेती पर बंध जाता है सबका एक सूत्र भक्ति। हर में कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। सबको प्रेम से बैठा करके प्रसाद पवाता हूँ। प्रयागराज में माघ मेला स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के मनोरंजन का कुदरती नजारा भी यहाँ भरपूर है। यूं तो संगम नगरी का नजारा हमेशा ही मनमोहक रहता है, लेकिन विदेशी मेहमानों की मौजूदगी ने इस नजारे को और भी दिलकश बना दिया है। साइबेरियन पक्षियों के कलरव से संगम तट इन दिनों पूरी तरह गुलजार है। पानी पर अटखेलियां करते इन परिंदों की मनोहारी छवि को देखकर यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे भी खिल उठे हैं। पानी पर तैरते साइबेरियन पक्षियों के झुंड ने माघ मेले की भव्यता को मानो और निखार दिया है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं प्रभु राम की नगरी यानी कि अयोध्या, जहां श्रद्धा और आस्था का मेला लगा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं की ये भीड़ प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की वजह से बढ़ी है। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले इन राम भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरें बहुत सुंदर हैं, दिखाते हैं आपको। 23 जनवरी को बसंत पंचमी है, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि इस खास मौके पर श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाएगी। इसीलिए प्रशासन जोर और शोर से लगा हुआ है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। जैसे जैसे माघ मेला अपने चरण की ओर बढ़ रहा है, प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। उसका असर राम जन्मभूमि अयोध्या में दिख रहा है। संगम तट पर स्नान के लिए दूर दूर से तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और वो लगे हाथ प्रभु राम के दर्शन का आनंद लेने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला भले ही तीर्थराज प्रयागराज में चल रहा है, मगर श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या नगरी में भी
दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। प्रभु श्री राम की नगरी से आई ये तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। राम मंदिर की ओर जाने वाले तमाम रास्ते इन दिनों श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। हर ओर जय श्री राम के जयकारों की गूंज और लोग राम भक्ति की धुन में रमे नजर आ रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद से ही देश और दुनिया भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर मौका तीज त्योहार और विशेष आयोजकों का हो तो अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ अब आम हो गई है। यही वजह है कि इस वक्त प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की वजह से अयोध्या में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। अयोध्या आने वाले इन राम भक्तों को दर्शन में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। चाहे मुख्य मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती हो, भीड़ कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग हो या फिर ट्रैफिक का डायवर्जन हो। अब जब माघ मेले में बसंत पंचमी के अवसर पर महास्नान होना है, ऐसे में अयोध्या का प्रशासन भी सतर्क है, क्योंकि पहले से अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी हुई है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर भी भक्तों की संख्या में इजाफा होगा, इसलिए अयोध्या में भी प्रशासन मुस्तैद है। पहले तो रामनगरी में श्रद्धालुओं और आमजन की सुविधा को देखते हुए प्रशासन ने रामपथ को अतिक्रमण से मुक्त कराने की विशेष मुहिम चलाई और रामपथ को पूरी तरह खाली करा लिया गया। अतिक्रमण हटने से रामपथ पर यातायात सामान्य हो गया और पैदल यात्रियों के लिए भी रास्ता पूरी तरह सुरक्षित और आसान हो गया। प्रशासन के इस कदम को यातायात सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। ये रामपथ है और ये क्लीन और ग्रीन अयोध्या दिखाने का पूरा मोटिव जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से मुहिम जो है उसको लेकर एक बड़ा प्रस्ताव रखा गया था कि अयोध्या को क्लीन और ग्रीन करना है, तो उसको लेकर अतिक्रमण मुक्त रामपथ दिया गया है। और आज ये जो है प्रशासन की तरफ से ये मुहिम चलाई गई, तो उसको लेकर यहाँ के वकीलों का एक बड़ा सहयोग मिला। उस सहयोग के साथ ही यहाँ पे जो रामपथ है उसको खाली करवाया गया और रामपथ को क्लीन और ग्रीन का एक स्वरूप भव्य दिया गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ की उम्मीद के साथ सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ की टीम ने मंदिर और आसपास के इलाकों से मार्चिंग अभियान चलाया ताकि व्यवस्था बनाए रखने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि अयोध्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। उम्मीद ये भी की जा रही है कि जब तक माघ मेला चलेगा, यानी 15 फरवरी तक अयोध्या में ज्यादा भीड़ रहने वाली है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। पुरानी सूफी विरासत से जुड़ा बरेली शहर अब आस्था और आध्यात्म की विरासत को भी और मजबूती दे रहा है। यहाँ नाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। शहर के कुछ पुराने मंदिरों को इस कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को मंदिरों के दर्शन के साथ बरेली शहर का नया स्वरूप भी नजर आए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे नाथ नगरी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत बरेली एक नया आध्यात्मिक और आस्था का केंद्र बन रहा है और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। कभी झुमकों और सूफी तहजीब के लिए मशहूर रहा बरेली यूपी के नए धार्मिक पर्यटन नक्शे पर तेजी से उभर रहा है। सात शैव मंदिरों के लिए मशहूर बरेली शहर अब बनने जा रहा है एक नया आस्था और अध्यात्म का केंद्र। अलखनाथ शिव मंदिर में आस्थावानों की हलचल के बीच आसपास तेजी से चल रहा निर्माण कार्य इस बात की साफ तस्दीक कर रहा है कि ये पुराना शहर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। दरअसल नाथ नगरी के नाम से मशहूर बरेली में करोड़ों रुपए की लागत से नाथ कॉरिडोर तैयार हो रहा है ताकि धार्मिक पर्यटन बढ़े और यहाँ स्थानीय लोगों का भी रोजगार तरक्की करे। मंदिरों का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो मंदिर में जैसे फूल वाले लोग होते थे, प्रसाद वाले लोग होते हैं, तो वो फूल और प्रसाद ज़्यादातर मंदिर में अपनी टेबलों पे रख के ही सेल करते हैं या कोई झोंपड़ी नुमा दुकान होती है, लेकिन उनको भव्य दुकानों का स्वरूप दिया जा रहा है। उन भाई बहनों को उन्हीं दुकानों में स्थानांतरित कर बैठाया जाएगा जिससे कि वो अपनी आजीविका को भी बढ़ा सकेंगे और एक मंदिर का भव्य रूप भी दिखाई देगा। जाहिर है नाथ कॉरिडोर बनने से अगर स्थानीयों के साथ तीर्थयात्री और पर्यटकों को भी सहूलियतें मिलेंगी तभी ये शहर एक तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप हो पाएगा। दरअसल नाथ कॉरिडोर करीब 230 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहा है जो बरेली के 7 प्रमुख शैव मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ेगा। कॉरिडोर से ये मंदिर एक साझा धार्मिक मार्ग से जोड़े जाएंगे।
जिसका उद्देश्य केवल मंदिरों का सौंदर्यकरण ही नहीं बल्कि पूरे शहर को एक सुव्यवस्थित तीर्थ सर्किट में बदलना है। यूपी पर्यटन विकास निगम के अनुसार बरेली के मंदिर महाभारत काल से जुड़े माने जाते हैं, लेकिन अब तक वो संगठित पर्यटन ढांचे का हिस्सा बन नहीं पाए थे। मगर अब नाथ कॉरिडोर के बनने से लखनऊ और दिल्ली के बीच स्थित ये खूबसूरत शहर अब भोले बाबा के स्वरूप नाथ संप्रदाय के 7 मंदिरों को भी एक दूसरे से जोड़ेगा। इनमें अलखनाथ मंदिर किला क्षेत्र में स्थित है, तपेश्वर नाथ मंदिर सुभाष नगर में, पशुपतिनाथ मंदिर पीलीभीत बाईपास रोड पर, धोपेश्वर नाथ मंदिर सदर कैंट में, वनखंडी नाथ मंदिर जोगी नवादा में आस्था का केंद्र बना हुआ है, त्रिवटी नाथ मंदिर मैकनियर रोड प्रेमनगर के पास बना है, जबकि मणिनाथ यानी मठिया नाथ मंदिर मणिनाथ में बना है। शहर में इन मंदिरों के कायाकल्प के अलावा उनकी तरफ आने वाले सभी रास्तों को सजाया संवारा जा रहा है, यानी नगर निगम और प्रशासन इसे सिर्फ धार्मिक परियोजना भर नहीं बल्कि बरेली शहर के पूरे विकास से जोड़कर देख रहा है। यानी नए होटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शहरी हाट और बेहतर सड़क नेटवर्क के जरिए बरेली की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। 7 मंदिरों की तरफ से आने वाले सभी रास्तों को पक्का किया जा रहा है, फुटपाथों को इंटरलॉक टाइल्स से सुविधाजनक बनाया जा रहा है, इन पर चारों तरफ खूबसूरत लाइट्स लगाई जा रही हैं। अब बरेली में किसी भी दिशा से जब आप दाखिल होंगे तो भगवान शिव की मूर्ति के साथ त्रिशूल, डमरू वगैरह नजर आएंगे। यही नहीं, शहर के धार्मिक महत्व को दिखाते हुए राम वाटिका में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति भी बनाई गई है। वहीं राम वाटिका पार्क के ओपन थिएटर में राम लीलाएं, राम रावण युद्ध, वीर हनुमान के शौर्य के सजीव चित्रों को दीवारों पर उकेरा गया है। जाहिर है, काशी और अयोध्या जैसे शहरों में कॉरिडोर मॉडल की कामयाबी के बाद अब बरेली जैसे सांस्कृतिक शहर में भी नाथ कॉरिडोर का बनना धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर शहर को न केवल एक नई पहचान देगा बल्कि पर्यटन के नक्शे पर गोवा जैसी पहचान बनाने की तरफ भी बढ़ चला है। दरअसल उत्तर प्रदेश पर्यटन के आंकड़े बता रहे हैं कि साल 2025 में बरेली में 1 करोड़ से ज्यादा घरेलू और 1056 विदेशी पर्यटक आए। पर्यटकों की ये संख्या गोवा के बराबर है। राहु केतु का जिक्र होते ही लोगों के मन में भय पैदा हो जाता है। सभी इन ग्रहों की दशा से बचने के उपाय तलाशने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में राहु का मंदिर है, जहां पूजा करने से राहु की दशा से मुक्ति मिल जाती है। खास बात यह भी है कि अब इस मंदिर को संवारा जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए विकास के काम किए जा रहे हैं, क्योंकि यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। केदारनाथ धाम की तरह दिखने वाले इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। फूलों से मंदिर सजा है और वेद की ऋचाएं गूंज रही हैं। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पैठाणी क्षेत्र में स्थित राहुदेव का मंदिर है। मान्यता है कि पूरे भारत में राहुदेव को समर्पित ये एकमात्र मंदिर है जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी कुंडली में राहुदोष की शांति के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पे राहु का जो है मुख्य स्थान है, क्योंकि राहु का धड़ यहाँ पे गिरा था। समुद्र मंथन से जो है ये यहाँ का जो स्थान की जहाँ बात करें तो ये समुद्र मंथन से राहु का जो अमृत कलश को छल के द्वारा ले जाना, फिर जो है विष्णु भगवान के द्वारा जो है राहु जो कि एक दैत्य के रूप में जो पहले हम देखते थे, आज जो है ग्रह के रूप में हम लोग पूजते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र का ये सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारा जो पैठानी क्षेत्र है विश्व का एकमात्र यहाँ पे राहु, और हमारी सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी और हमारे द्वारा यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से हम इस पूरे क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो राहु ने छल से अमृत पी लिया। ये देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया था। कहा जाता है कि राहु का कटा सिर इसी स्थान पर गिरा था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ही ये है कि यहाँ राहु देव के साथ भगवान शिव भी विराजमान हैं। मान्यता है कि शिवलिंग का अभिषेक करने से राहु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और दोष शांत हो जाता है। पौड़ी गढ़वाल से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 77वें गणतंत्रता दिवस समारोह को लेकर इन दिनों देश भर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 5 दिन बाद गणतंत्र दिवस का ये समारोह शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए
देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि खास करके देश के सरहदी राज्यों में विशेष चौकसी बरती जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे या फिर साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। सरहदी राज्य पंजाब में सिक्योरिटी को लेकर एजेंसियों ने विशेष तैयारी की है। हाथों में हथियार और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर, कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बीच बीएसएफ के जवान बॉर्डर की रखवाली में जुटे हैं। ये तस्वीरें आई हैं पाकिस्तान से लगने वाले पंजाब बॉर्डर से, जहां बीएसएफ के जवान 26 जनवरी के मद्देनजर खास चौकसी बरत रहे हैं। निगरानी के इस काम में हाईटेक उपकरणों के साथ साथ डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। 2025 में जहां पे टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, वहीं पर ट्रेडिशनल मेथड्स भी इस्तेमाल कर रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जहां पे आप देख सकते हैं कि ये है माउंट बैटेड, यानी घोड़ा सवारी करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान। पंजाब पर सरहदी राज्य होने की वजह से घुसपैठिए ही नहीं, दुश्मन के ड्रोन का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में दुश्मन के ड्रोन्स को नाकाम करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती भी सरहदी इलाकों में कर दी गई है, जो 24 घंटे सर्विलांस के काम में लगे हुए हैं। ये एंटी ड्रोन सिस्टम किस तरह से काम करता है, ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम ने इसे ऑपरेट करने वाले पंजाब पुलिस के जवानों से बात की। हम इस वक्त ये आपको वैन दिख रही होगी, ये वैन नहीं बल्कि पंजाब पुलिस का एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो कि क्योंकि बहुत ज्यादा जो ड्रोन ड्रॉपिंग्स पाकिस्तान जो यूज करता है हथियार भेजने के लिए, नशा भेजने के लिए पंजाब में, वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। तो उन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो है पंजाब भर में लगाए गए हैं। और अमृतसर अटारी बॉर्डर के रीजन में यहाँ पे भी एक पोजीशन इसको किया गया। 26 जनवरी आने वाली है, तो आपको पता है इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, तब सिक्योरिटी बहुत हाई होती है बॉर्डर पे। तो 26 जनवरी को लेके आप एक्स्ट्रा अलर्ट पे हैं? जी बिल्कुल जी। सीनियर ऑफिसर्स के जैसे जैसे उन्होंने कमांड किए हैं जी, सभी चल रहा है। ये देखिए आप, ये ड्रोन है जो 25 किलोमीटर पे हुआ है, वो एयरलिंक का 39 किलोमीटर पे हुआ है। तो इसकी डिटेक्शन से सिस्टम पे हमें दिखाई देती है। तो फिर हम कोशिश करते हैं अगर इसका डायामीटर में जैसे आए तो हम उसको जैमिंग भी करते हैं। तो ड्रोन अगर जैसे पास हो इसके सिस्टम की रेंज में हो तो वो जैम हो भी जाता है। और ये एक सर्च एक्टिविटी है, जब भी ड्रोन की कोई मूवमेंट आती है, ड्रोन की किसी तरह की कोई इनको इनपुट आती है, तो इसी तरह खेतों में जाकर जो है पंजाब पुलिस सर्च करती है। सुरक्षा के इस काम में अर्धसैनिक बलों के साथ पंजाब पुलिस के जवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने संवेदनशील इलाकों में तलाशी बढ़ा दी है। रास्तों पर जगह जगह नाकेबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी गई है। खासकर दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों की विशेष तलाशी ली जा रही है। पंजाब की तरह ही देश के दूसरे सरहदी राज्यों में भी सुरक्षा एजेंसियां 26 जनवरी को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश यही है कि गणतंत्र दिवस के जश्न में किसी तरह का खलल न पड़े और पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना पाए। अटारी से असीम बस्सी और कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात बर्फीली चांदी की कर लेते हैं। देखिए, बर्फबारी होना खुशनुमा एहसास तो देता है, मूड अच्छा हो जाता है, पहाड़ चांदी से चमकने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो खूबसूरत नज़ारा नहीं बल्कि एक नया एक्सपीरियंस भी मिलता है। बिल्कुल, और देश ही नहीं विदेशों में भी बर्फबारी का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। रूस के एक शहर ने कुछ ऐसा ही अनुभव किया है। वहां इस कदर बर्फबारी हो रही है कि इमारतें तक ढक गई हैं। इसी तरह बात जापान की करें तो जापान में बर्फबारी से रेल और हवाई सेवा पर असर पड़ा है। 3 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक जापान की तस्वीर है जहां पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, वहीं दूसरी रूस से और तीसरी चीन से तस्वीर सामने आई है। रूस के कामचटका शहर के बीचों बीच अचानक बर्फ के पहाड़ खड़े हो गए। इस कदर बर्फबारी हुई कि पिछले 60 सालों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इतनी बर्फ गिरी कि पूरे शहर का नक्शा ही बदल गया। मकानों की एक एक मंजिल तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है।
अब आलम यह है कि जो आम रास्ते हुआ करते थे वहां कई फीट ऊंची बर्फ जम गई। दुकानों और मॉल्स के बाहर जहां रौनक हुआ करती थी वहां बर्फ ही बर्फ दिख रही है। शहर में लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा कि उनकी कार कहां खड़ी है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बर्फ के आगोश में समा चुकी हैं। सड़क तो मानो नजर ही नहीं आ रही। हालांकि बर्फ के इन पहाड़ों को काटकर आने जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी तेज हो गया है, लेकिन मौसम से मिल रही चुनौती अभी भी बरकरार है। ऐसा ही हाल जापान का है। ये जापान के अकिता और चिटोस शहर में हुई ताजा बर्फबारी के बाद का हाल है। देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे शहर को ही सफेद चादर ओढ़ा दी गई हो। इतनी जबरदस्त बर्फबारी की ट्रेन और हवाई सर्विस तक ठप हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गांव की तस्वीर जहन में आते ही कच्ची सड़कें और खेत याद आ जाते हैं, लेकिन गुजरात के आणंद जिले का धर्मज गांव इस सोच को पूरी तरह से बदल देता है। यहाँ की गलियों में धूल नहीं, विकास की चमक है। जी हाँ, देखिए इस गांव में खेतों से ज्यादा बैंकों की चर्चा रहती है। गांव में अरबों का कारोबार और फिर भी एक भी पुलिस थाना नहीं बनाया गया। एनआरआई पहचान वाला धर्मज आज शांति, समृद्धि, आधुनिकता की अनोखी मिसाल बन चुका है। साफ सुथरी सड़कें, खूबसूरत इमारतें, और हर कोने में तरक्की और खुशहाली के निशान। गुजरात में आणंद जिले के धर्मज गांव के लोगों ने इन तस्वीरों के जरिए विकास की नई इबारत लिख दी है। यहाँ खेतों से ज्यादा बैंकों की चर्चा होती है, जहाँ गलियों में धूल नहीं बल्कि डॉलर की खुशबू महसूस होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, 10,000 की आबादी, अरबों का कारोबार, लेकिन एक भी पुलिस थाना नहीं। धर्मज की पहचान आज एनआरआई विलेज के तौर पर हो चुकी है। गांव में कदम रखते ही एहसास हो जाता है कि यह गांव बेहद खास है। इस गांव में 13 से ज्यादा बड़े बैंक की शाखाएं मौजूद हैं और इन बैंकों में 8,000 करोड़ से ज्यादा के फिक्स्ड डिपॉजिट जमा है। इस गांव में हर साल मनाया जाता है धर्मज डे, जहां डॉलर और पाउंड सिर्फ जश्न के लिए नहीं बल्कि गांव के विकास के लिए खर्च होते हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सामाजिक संस्थाओं के विकास के लिए लोग अपना योगदान देते हैं। इस गांव की सुविधाओं की बात करें तो धर्मज मेट्रो शहरों को भी पीछे छोड़ देता है। हाई स्पीड वाईफाई, वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम, दूधिया रोशनी वाली सड़कें, आई हॉस्पिटल, गायनिक सेंटर, फिजियोथेरेपी क्लिनिक और वो भी बेहद किफायती इलाज के साथ। लेकिन धर्मज की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ पैसा नहीं बल्कि शांति और भाईचारा है। 10,000 से ज्यादा की आबादी और गांव में एक भी पुलिस थाना नहीं, न विवाद न एफआईआर। अगर कभी कोई समस्या आती भी है तो गांव के बुजुर्ग और युवा आपसी समझ और संवाद से उसे सुलझा लेते हैं। धर्मज सिर्फ आधुनिकता का उदाहरण नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने की मिसाल भी है। 100 साल पुराने हेरिटेज घर आज भी ऐसे ही खड़े हैं, मानो कल ही बनाए गए हों। मोर, कृष्ण, हाथी और पौराणिक कथाओं की झलक यहाँ के घरों की दीवारों पर आज भी जीवित है। विदेश में बसे लोग भले ही हजारों किलोमीटर दूर हों, लेकिन दिल आज भी धर्मज में ही धड़कता है। यही वजह है कि बैंक, अस्पताल और स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारी भी धर्मज में रहना गर्व की बात मानते हैं। धर्मज गांव से हिताली एम शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और लंदन में इन दिनों कैनरी वॉर्फ लाइट फेस्टिवल की रौनक बिखरी हुई है। रंग बिरंगी रोशनी पूरे शहर की खूबसूरती को और बढ़ा रही है। इस लाइट फेस्टिवल में दुनिया भर के तमाम देशों के कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया है। सर्द मौसम में खूबसूरत रोशनी का ये त्योहार लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दूर दूर से लोग इस फेस्टिवल को देखने के लिए आ रहे हैं। लंदन का ये लाइट फेस्टिवल पूरी दुनिया में मशहूर है। इस बार यहाँ 10वां लाइट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। रंग बिरंगी रोशनी से सजा पूरा शहर। सर्द मौसम में रोशनी ने बढ़ाई लंदन की रौनक। ठंड के मौसम में लंदन में होने वाले इस लाइट फेस्टिवल में दुनिया के तमाम देशों के कलाकार अपना हुनर दिखाने पहुंचते हैं। रोशनी का ये मेला अपनी कला की नुमाइश करने की सबसे बेहतरीन जगह है। दुनिया भर से आए कलाकारों ने इस बार लंदन में रोशनी की 16 नायाब कलाकृतियां बनाई हैं। So we are at Winter Lights Festival, which is in its 10th edition. This is a light art festival, which is ये विंटर लाइट फेस्टिवल का 10वां संस्करण है। ये लाइट आर्ट फेस्टिवल पिछले काफी बरसों से लोकप्रिय है। यहाँ कैनरी वॉर्फ के आसपास 16 कलाकृतियाँ हैं। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक लोग मुफ्त में इस फेस्टिवल का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ ड्रीमस्केप थीम पर कई बेहतरीन कलाकृतियाँ मौजूद हैं। इनमें शीशे से बना एक मल्टी कलर लाइट बॉक्स लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। इसके अलावा नियॉन लूप में कलाकार की क्रिएटिविटी की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लाइट की मदद से बना ये हाथ भी दर्शकों का दिल जीत रहा है। हर एक कलाकृति अपने आप में बेहद खास है। एक ही शहर में रोशनी के इतने अनूठे प्रयोग पूरी दुनिया में और कहीं नहीं दिखते। यही वजह है कि दूर दूर से लोग इस लाइट फेस्टिवल को देखने पहुंच रहे हैं। मैं रंग और प्रकाश के साथ बहुत काम करती हूँ। मैं वाकई में चाहती थी कि जब लोग इसे देखने आए तो उन्हें खुशी का एहसास हो, जैसे एक बहुत व्यस्त जीवन में एक पल का विराम हो। साथ ही लोग रुके, इसके बारे में सोचें, कुछ देर ठहरे और ये व्यस्त माहौल में शांति के एक पल का एहसास कराए। लंदन में कैनरी वॉर्फ विंटर लाइट फेस्टिवल ये 10वां संस्करण है। इस बार इस फेस्टिवल की थीम ड्रीमस्केप रखी गई है। फेस्टिवल आउटडोर है, लिहाजा इसे देखने के लिए कोई फीस भी नहीं लगती। लंदन में ये लाइट फेस्टिवल शनिवार तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना है। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।